नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र का करेंगे दौरा। कल दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हुए हैं हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के 9 वर्ष पर भाजपा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, बदली है गरीबों की जिंदगी, भारत का विश्व में बदला है, बढ़ा है मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापौर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घर की तरह शहर को रखें साफ सुथरा, बढ़ाएं आय के स्रोत, शहर बने स्वावलंबी। और पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को सेठ साहूकारों से दिलाई मुक्ति। बैंकों के माध्यम से कर रहे हैं व्यवसाय, बदल रही है इनकी जिंदगी। और अब समाचार विस्तार से। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पुष्प कमल का आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही आज वो इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल पुष्प कमल दहल की अगवानी करेंगे। इससे पहले कल दहल ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा सहित कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित महापौर, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे सरकार ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया है, जिसमें आप सब चुनकर आए हैं। पिछड़ों को उनके अधिकार मिले हैं, इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया। आप सबकी जिम्मेदारी है कि योजनाओं को सही तरीके से लागू करें और लोगों के जीवन को आसान बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही हम अपने नगर को भी साफ सुथरा रखें। पहली प्राथमिकता स्वच्छता की होनी चाहिए। हमारा नगर साफ हो, सुंदर हो, कूड़े का ढेर कहीं नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई नगर में भीख मांगता हुआ ना दिखाई दे। इसके लिए हमें जागरूकता पैदा करनी होगी। शासन की योजनाओं के साथ जोड़कर उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाना होगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं। हर घर नल सरकार भी इस कार्यक्रम को ले रही है, पर्याप्त पैसा दे रही है और मैं चाहूंगा हर नगर निकाय को अपनी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। शुद्ध पेयजल, पाइप पेयजल की योजना लागू रखो, लेकिन साथ साथ लोगों को हम आदत भी डालें कि पानी की उतनी ही खपत करें जितनी आवश्यकता हो, और फिर यूजर चार्ज देने की आदत भी डालें। यूजर चार्ज अगर लोग देना शुरू करेंगे, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन का बिल जमा करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद कहेंगे कि साहब हम नहीं पैसा देंगे, तो स्वयं ही आपका फोन काट देगा। आगे आप फोन ही नहीं कर पाएंगे, फिर सुविधा जो आपके पास है उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। यूजर चार्ज की आदत डालनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा और हर व्यक्ति इसको करना प्रारंभ कर देगा। इस प्रयास के साथ आगे बढ़ना। स्वच्छता के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। आपको यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं भी सड़कों पर अतिक्रमण न हो। आपका नगर सुगम यातायात की दृष्टि से अच्छा नगर निगम, अच्छा नगर पालिका, अच्छा नगर पंचायत दिखाई दे। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित पुनर्वास करना।
लखनऊ में नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों पर बदले हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर नजर आई। देखिए दूरदर्शन संवाददाता दुर्गा शर्मा की खास रिपोर्ट। ये संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश है, ऊर्जावान उत्तर प्रदेश है और यहाँ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला के दौरान एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। किसी बैंक के एटीएम की तरह दिख रही इस मशीन से करारे नोट नहीं निकलते, लेकिन ये मशीन की अहमियत किसी बैंक एटीएम से कम नहीं है। ये है हेल्थ एटीएम, एक ऐसी मशीन जो आपको टेस्ट करवाने और उसकी रिपोर्ट लेने के लिए घंटों लगने वाली लाइन से निजात दिलाने के लिए है, और वो भी बिना किसी फीस के। ये हेल्थ एटीएम स्वस्थ भारत मिशन के तहत प्रदेश भर में लगाए गए हैं। लखनऊ में नगर विकास विभाग की प्रदर्शनी स्थल पर ये हेल्थ एटीएम मशीन का डिस्प्ले किया गया। राजधानी लखनऊ में ही करीब 100 से ज्यादा हेल्थ एटीएम अलग अलग इलाकों में लगे हैं और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में ये हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। हेल्थ एटीएम 30 से ज्यादा बीमारियों के टेस्ट तुरंत उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। इस हेल्थ एटीएम में कुछ बेसिक बीमारियों की जांच मुफ्त है, जबकि बड़ी बीमारियों या टेस्ट के लिए बेहद मामूली फीस देनी पड़ती है। इस हेल्थ एटीएम में जब आप बैठेंगी सामने तो आप अपना मोबाइल नंबर फीड करेंगी, अपना आधार कार्ड नंबर फीड करेंगी, ठीक है। जैसे ही आपके ये दो चीज़ें फीड हो जाएंगी तो इस पर एक ऐप डेवलप हो जाएगा। स्क्रीन पे आ जाएगा कि कौन कौन से टेस्ट आप करना चाहती हैं, तो उस स्क्रीन पे टच करके आप वो टेस्ट जो व्हाट एवर यू वांट वो करेंगी और सबमिट कर देंगी। उसके बाद आपका ब्लड लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारे टेस्ट जो आपने टिक किए हैं वो स्क्रीन पे विदिन 5 मिनट्स उसके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पीछे प्रिंटर लगा है, उसको हम प्रिंट आउट करके आपको उसका टेस्ट का रिपोर्ट दे देंगे। हमारी एक्यूरेसी 98% है। अब तक गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक मेटल और वाइट मेटल से तैयार ढेरों ज्वेलरी महिलाओं की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं, लेकिन अब पेपर से बनी ज्वेलरी चलन में है। कम कीमत व लाइट वेट के कारण इसे पसंद करने वालों की कमी नहीं है। साथ ही यह ज्वेलरी पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है। पेपर ज्वेलरी लोगों के लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से सरकार भी इसको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। नगर निगम RRR सेंटर अभी इनॉग्रेट हुआ था नगर निगम लखनऊ का, उसमें भी मैंने स्टॉल लगाया था और वहाँ भी काफ़ी पसंद किया गया। तो चिकनकारी का जो वेस्ट हमारे पास कलेक्ट होगा उससे मैं कनेक्ट हो रही हूँ, तो कतरन बैंक में चिकनकारी का भी जो वेस्ट है उससे भी ज्वेलरी बनाई जाएगी। तो सरकार काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश बदला है, बेहतर हुआ है, और इसी बदले हुए बेहतर हुए उत्तर प्रदेश की झलक यहाँ पर प्रदर्शनी में हमें नज़र आई है। लोगों ने बताया है कि किस तरह लोगों का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। लखनऊ में कैमरा पर्सन रामजी वाजपेयी के साथ मैं दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़। राजधानी लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रेस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 9 सालों में देश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वंचित, शोषित और कमजोर लोगों को मुख्य धारा में लाकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। भ्रष्टाचार रहित सुशासन को स्थापित करने के लिए सरकार ने काम किया है। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है, जिसका प्रभाव दिख रहा है। राजनीति का आधार क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास को मुख्य धारा में लाया। भारतीय राजनीति पटल पर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अब राजनीतिक सेवा ही होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, नीतिगत बदलाव की होनी चाहिए, रिफॉर्म की होनी चाहिए और ट्रांसफॉर्म की होनी चाहिए। और अगर हर स्तर पर आप गौर करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप विश्लेषण करेंगे, तो आप इसको पाएंगे कि उन्होंने इन शब्दों को हर स्तर पर अपने जीवन में उतारा है। 2014 के पदभार संभालने के बाद
उन्होंने भारत प्रथम के संकल्प को स्थापित किया। इन 9 वर्षों में सर्वांगीण, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी विकास ने यह सुनिश्चित किया है कि इस विकास यात्रा में कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई भूभाग और देश का कोई कोना पीछे नहीं छूटा। ये सबसे बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो रहा है, उसी के कारण यह सुखद संयोग है कि भारत अपने स्वतंत्रता के अमृत काल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है। और जब हम नरेंद्र मोदी जी के शासन काल को 9 साल गरीब कल्याण के इस रूप में समीक्षा करेंगे, तब हमें पता चलेगा, वो लोग उनके स्टेटमेंट याद आएंगे। जब मोदी जी आएंगे तो देश के इस कम्युनिटी को बड़ी समस्या होगी जी, जब मोदी जी आएंगे तो इनको बड़ा नुकसान हो जाएगा जी, इनको बहुत खतरा हो जाएगा जी। 9 साल बीत गया और इस 9 साल में सबका विश्वास बढ़ता ही गया। यहां तक कि जिस उत्तर प्रदेश में जातिवाद राजनीति का पहला शब्द होता था, संप्रदायवाद जहां का पहला शुरुआत होती थी राजनीतिक चर्चा की, नरेंद्र मोदी के 9 साल ने इसको विकासवाद के मुख्य धारा में जोड़ दिया। मेरे भाई बहन, ताजनगरी आगरा में भाजपा ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 9 वर्ष का सफल कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2024 की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश के ऐसे हालात थे कि चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था, लेकिन 2014 के बाद देश का नेतृत्व जनता ने नरेंद्र मोदी के हाथों में दिया, जिसके बाद देश आज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुझे याद है कि चारों तरफ इतनी बदनामी थी 2008, 9, 10 में कि हर एक को शायद अपना चेहरा छुपाकर चलना पड़ता था देश विदेश में, क्योंकि भारतीयों का कोई मान सम्मान ही नहीं होता था। और चारों तरफ बेईमानी, झूठ, हर चीज में कहीं 2G, कहीं जीजा जी, कहीं कुछ और जी, वही सब देखने को मिलता था। और बहुत सारे लोग राजनीति में एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखने लगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जनपद संभल की चंदोसी में विशिष्ट महानुभाव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व की पहली वैक्सीन बनाकर हमने न सिर्फ खुद को सुरक्षित किया, बल्कि अन्य देशों को वैक्सीन देने का काम करके अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया है। क्लाइमेट की बात की जाती है देश भर में, विश्व भर में, उसके बाद में मोदी जी सामने आए। क्लीन एनर्जी की बात की है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, इससे आगे प्रगति करनी है, तो हमारे मापदंड भी भौगोलिक होंगे, हमारी चुनौतियां भी भौगोलिक होंगी और हमारा विकास भी भौगोलिक होगा। अकेले में रह के नहीं रहते। उस भौगोलिक दुनिया का एक प्रमुख सदस्य भारत राष्ट्र को बनाने का काम भी पिछले 9 वर्षों में हुआ है और आज भारत दुनिया की पहली कतार में आके खड़ा हो गया।
चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और एसपी सिंह बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मोदी सरकार में देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है और साथ में विकास भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ये 9 साल बेमिसाल हैं, जो गरीब कल्याण और सुशासन के 9 साल के रूप में जाना जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि आर्थिक समृद्धि के साथ 9 साल वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत उपस्थिति के रूप में जाना जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक पटल पर चौथे स्थान की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ये जनता की सेवा स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। साल के कार्यकाल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त हुआ है और ये 9 साल बेमिसाल है और सुशासन गरीब कल्याण यहाँ रहा। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण इस पूरे 9 साल के निबंध का शीर्षक ये है, क्योंकि लुटियन जोन में 9 साल कोई प्रधानमंत्री रहे और काजल की कोठरी में रह के काला दाग ना लगे, ऐसा नेता तो संभव नहीं होता है। कोई शेर सुनाना चाहूँगा कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं जो लाभ हानि की चिंता किए बगैर, तुष्टीकरण की राजनीति किए बगैर राष्ट्र हित और जनहित में निर्णय लेते हैं। तो ये 9 साल केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री का बेदाग होकर के निकलना काजल की कोठरी में सभी उपलब्धियों से सबसे बड़ी उपलब्धि है। माननीय मोदी जी ने आजादी के बाद इस हिंदुस्तान में, मैं एक वाक्य में कहूं तो मोदी सरकार के 9 साल को भारतीय लोकतंत्र का, जब भविष्य में शोध छात्र लिखेंगे और आज देश और दुनिया महसूस कर रही है, जनता की सेवा के स्वर्णिम काल के रूप में आती है और इसमें गरीबों की सेवा से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से लेके आर्थिक समृद्धि और आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा से लेके वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत उपस्थिति, यह सब चीजें समाहित हैं और कार्य इतने हैं कि उसका विश्लेषण करने में एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। प्रदेश में अब सीसी रोड का निर्माण सेल ग्रिड तकनीक से होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित बेली गांव के संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का शुभारंभ मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया। इस तकनीक के माध्यम से निर्मित की गई सीसी रोड शीघ्र खराब नहीं होंगी। यदि कोई पैच खराब होता भी है तो केवल उतने ही हिस्से को निकालकर उस पैच को रिपेयर किया जा सकता है। पहले सीसी रोड खराब होने पर पूरे सीसी सड़क को हटाना पड़ता था। लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण में अब नई तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के कारण पूरे प्रदेश में बेहतर काम हुए हैं। अलीगढ़ में पीएम स्वनिधि महोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्वयं सेवी संस्थाओं की महिलाओं द्वारा अपने उत्पाद कपड़े, बैग, गुलदस्ता, अचार और हैंडीक्राफ्ट से बनाए गए सामानों को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर लोगों ने इन उत्पादों की खरीदारी की। इस अवसर पर नए स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण किया गया और शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पीएम स्वनिधि योजना के लिए कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। ये पीएम स्वनिधि मेला है और इस मेले में हर प्रकार की समस्याएं जो पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। जैसे कोई नया व्यक्ति अगर पीएम स्वनिधि योजना से आच्छादित होना चाहता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन कराना, उसके लिए बैंक की फैसिलिटीज़ यहीं पर मुहैया कराना, और अगर कोई ऑलरेडी पहली किस्त ले चुका है, दूसरी किस्त लेना चाहता है, तीसरी किस्त लेना चाहता है तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर करना। तो नए लाभार्थी से लेकर के पुराने लाभार्थियों तक अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका निराकरण कराने के लिए 1 दिवसीय स्वनिधि मेले का आयोजन किया गया था।
प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में कहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रदेश में खेलों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास पर बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। गांव और ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और खेल के मैदानों को बनाया जा रहा है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे पूरे प्रदेश में खेल का इतना बड़ा माहौल बना है और मैं समझता हूँ कि न केवल हमारी यूनिवर्सिटीज़ बल्कि जो खेल से जुड़े जितने बच्चे हैं, जब हमारे सारे 75 जिलों में हमारी मशाल गई और मशाल जाकर के जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने अपना उत्साह दिखाया, जैसे पूरे खिलाड़ियों के जो प्रशासक थे, हमारे जो जनपद प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, सब लोगों ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद जो यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं, उससे जो देख रहे हैं उसके बाद वो आने वाले समय में हमारे उत्तर प्रदेश ऐसे ही बहुत पीछे से काफ़ी अच्छा किया है, हर नेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आने वाले समय और तेज़ी से काम करेंगे। सर, पूरे देश के खिलाड़ी यहाँ हैं, प्रधानमंत्री की संकल्पना है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसके साथ साथ अब हम ओलंपिक की तैयारी में भी यूपी का एक बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल, आपका उत्तर प्रदेश में खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकाना स्टेडियम यहाँ पे जो बना हुआ है, या हमारे जो स्पोर्ट्स कॉलेजेस बने हुए हैं, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाई गई है, गोरखपुर में जैसा एक वाटर स्पोर्ट्स का बना हुआ, तो ऐसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बन रहा है कि हम बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल जब होंगे देश में, उसको हम लोग अपने यहाँ होस्ट कर सकते हैं। और उसका एक नमूना यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये तो आपने देखा ही देखा। यूनिवर्सिटी गेम में हमने देखा कि आपके ज़्यादातर मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही थे, आपने जो इंतजाम करे हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को तो बहुत अच्छा, लेकिन आने वाले समय में यूपी के खिलाड़ी भी और आगे निकलें, उसके लिए जो है कह रहे हैं क्या कुछ आगे के? नहीं, बिल्कुल, हमारा देखिए खिलाड़ियों को चाहे सरकारी नौकरी दी जानी हो, खिलाड़ियों को तमाम किस्म की सुविधा दी जानी, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, जो देश विदेश से बढ़िया अच्छा प्रशिक्षण उनको लेकर आने के लिए, उनके खाने पीने की सुविधाएं हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में, स्पोर्ट्स स्कूल जो हमारे हैं वहाँ पे फैसिलिटी देने के लिए, तो हर प्रकार की सुविधा, प्लस उनको पुरस्कृत करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे पुरस्कृत अभी जो हमारे राष्ट्रीय खेलों में जो पुरस्कार पाए थे, उनको राजभवन में बुला के सबको सारा सम्मान किया गया। तो हमारे खिलाफ देखिए, हमारे यहाँ एक नया विश्वविद्यालय भी मेरठ में बनने जा रहा है, खेल विश्वविद्यालय। तो पूरा उत्तर प्रदेश एक खेल के प्रति हर ब्लॉक में हमारा क्रीड़ांगन बन रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टेडियम बन रहे हैं, हर जिले में स्टेडियम बन रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही है, हर गांव में एक छोटा सा खेल का मैदान बन रहा है। तो ये पूरा माहौल आने वाले समय के लिए ये जो बुनियादी सुविधाएं बन रही हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक खेल के मामले में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि दुनिया के पटल पर हम बहुत आगे करें, तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बड़ा योगदान होगा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल, ये थे प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी खेलों के लिए तमाम विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे हैं और खेलो इंडिया गेम से उत्तर प्रदेश में भी खेलों को एक बड़ा फायदा होगा। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। कल हॉकी के पुरुष फाइनल में एक रोचक मुकाबले में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को शूट आउट में 3-2 से हरा दिया। जीतने वाली पंजाबी यूनिवर्सिटी अंतिम मिनट तक 3-2 से पीछे रहे, लेकिन अंतिम सेकंड में पंजाब यूनिवर्सिटी ने गोल दागकर मुकाबले को शूट आउट में पहुंचा दिया। जीत के बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने खुशी जताई और कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेल के लिए बड़ा मंच है। रोमांचक मुकाबले में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को 3-2 से शूट आउट में हरा दिया और निश्चित रूप से ये मुकाबला बिल्कुल आखिरी क्षणों तक चला। आखिरी में हमने देखा कि जब मैच के 5 सेकंड पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी ने जो गोल दागा उससे 3-3 की बराबरी हो गई, जिससे मुकाबला प्लांटी शूट में चला गया और जिसके बाद प्लांटी शूट में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने ये मुकाबला जीत लिया। बहुत ही रोमांचक मुकाबले में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने जीत दर्ज की है। आइए जानते हैं कितना कठिन रहा और हम अंतिम क्षणों तक देखते रहे आपका संघर्ष। बहुत ज़्यादा कठिन था आज हमारे लिए मैच। हमारी टीम वैसे परफॉर्म भी की जैसे करती आ रही है पिछले टाइमों से। लास्ट टाइम हम सेमीफाइनल हारे थे GNDU से शूट आउट में, और बस उसी का ये बदला है और इसी का ही ये जवाब है। बहुत खुश है सर, हम बहुत हमें प्राउड फील हो रहा है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। पहले हम 3-0 से पीछे हो गए थे, उसके बाद हमने कमबैक किया, हमने स्कोर बराबर किया। उसके बाद हमने शूट आउट में हमारे गोलकीपर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो हमारे मारने वाले थे उन्होंने बहुत अच्छे मारे, इस वजह से हम जीत गए। हम लास्ट सेकंड में थोड़ा टाइम निकालते और तो आज चैंपियन होते। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी गेम को किस तरीके से देखते हैं आप?
यूनिवर्सिटी गेम बहुत अच्छी है सर, ऐसे ही और मुकाम होने चाहिए प्लेयर्स के लिए, बढ़ावा देना चाहिए प्लेयर्स को। रोमांचक मुकाबले में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को हरा दिया और निश्चित रूप से फाइनल मुकाबला बिल्कुल फाइनल के तरीके ही बेहद शानदार रहा। अंतिम क्षणों तक ये मुकाबला चला और जब मुकाबला बराबर हो गया तो उसके बाद शूट आउट के जरिए इस मैच का फैसला किया गया और निश्चित रूप से कहीं खेल में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, किसी को सीख मिलती है, किसी को जीत मिलती है, लेकिन ये जीत और हार दोनों ही खिलाड़ियों को एक बड़ा अनुभव प्रदान करती हैं और आने वाले समय में उनको हर अनुभव फायदा ही करता है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। बरेली के डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर लिखी जा रही पुस्तक अमृतकाल की ओर में देश की चिकित्सा सुविधाओं में हो रहे बदलाव को प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस पुस्तक में स्वास्थ्य सुविधाओं में हुए बदलाव पर एक पूरा अध्याय लिखा है। हमारे संवाददाता नासिया अंजुम ने उनसे खास बातचीत की है। कोरोना काल में जिस त्रासदी से हम गुजरे उसको और उसके बाद जो हम उससे उभरे, सरकार ने जिस तरह की सुविधाएं दी और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने खड़ा किया, उन सब को लेकर एक नए हिंदुस्तान की नींव पड़ी और उस नए हिंदुस्तान की नींव के बारे में लोगों को बताने के लिए एक किताब लिखी जा रही है जिसका नाम है अमृतकाल की ओर। इस किताब में स्वास्थ्य सुविधाओं में आए बदलाव को लेकर क्या क्या नई चीजें हुई, क्या नई सुविधाएं लोगों को दी गई, इसके बारे में बरेली के जो डॉक्टर हैं अतुल अग्रवाल जी, उन्होंने पूरा एक अध्याय लिखा है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह के बदलाव कोरोना में आए, किस तरह की फैसिलिटी जो है सरकार ने इस जो प्राकृतिक आपदा थी उसमें अपने जो देशवासी हैं उनको देने की कोशिश की और उसके बाद कितना बदलाव स्वास्थ्य सुविधाओं में आया। नमस्कार। देखिए, आपने केवल इस वार्ता को कोविड तक सीमित कर दिया, पर ये जो अध्याय स्वास्थ्य पर लिखा गया है इसमें मेडिकल कॉलेज की संख्या से लेकर नर्सिंग कॉलेज तक के बारे में है, क्योंकि केवल कोविड ही देश की एक समस्या नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी, हमारे पास अन्य जो इस फील्ड के लोग चाहिए होते हैं, नर्सेज वगैरह, उनकी कमी थी। इस सब के साथ साथ एक गरीब आदमी किसी ढंग से अपना इलाज नहीं करा सकता था। उसके लिए एक अद्भुत योजना आयुष्मान योजना, जिससे कि देश के लगभग 3 लाख अस्पताल जोड़े जा चुके हैं और कई हजार करोड़ रुपया में का मुफ्त इलाज मरीजों को दिया जा चुका है। जाहिर सी बात है ये किताब लोगों को कहीं ना कहीं देश की तरक्की, हमारे देश की गति और हम किस ओर जा रहे हैं उस बारे में जानकारी देने के लिए बेहद जो है मुफीद साबित होगी। डीडी न्यूज़ के लिए बरेली से मैं नाज़िया अंजुम। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के इंडोर हॉल में कल से खेलो इंडिया के तहत 3 दिवसीय योगासन गेम का आरंभ हुआ। पहले दिन महिला योगासन एथलीटों ने अपने कौशल दिखाया। इस आयोजन में देश भर से 17 यूनिवर्सिटी के पुरुष और महिला वर्ग में कुल 102 योगासन एथलीट अपना दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता का संचालन योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। महिला वर्ग में 4 टीमों को प्रारंभिक चरण का मुकाबला हुआ, जिससे महिला योगासन की टीमों ने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना। इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र का करेंगे दौरा। कल दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हुए हैं हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के 9 वर्ष पर भाजपा ने गिनाई उपलब्धियां, कहा बदली है गरीबों की जिंदगी, भारत का विश्व में बढ़ा है मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापौर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घर की तरह शहर को रखे साफ सुथरा, बढ़ाएं आय के स्रोत, शहर बने स्वावलंबी। और पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को सेठ साहूकारों से दिलाई मुक्ति। बैंकों के माध्यम से कर रहे हैं व्यवसाय, बदल रही है इनकी जिंदगी।
समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।